बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सुहेल अरशद, 9th क्लास केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के अंदर एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है उसमें इसका क्या ट्रेंड है, अगर हम ग्रुप वाइज चलें तो उसका क्या ट्रेंड होगा और अगर हम पीरियड वाइज चलें तो उसका क्या ट्रेंड होगा। तो पिछली वीडियोस में स्टूडेंट्स अगर आपने मिस कर चुके हैं तो आप वीडियो देख लें, उसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसके अंदर पीरियड की तादाद कितनी है और ग्रुप्स कितने हैं। पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप्स की तादाद 18 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एज वी नो दैट एटम आर वेरी स्मॉल एंड डू नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज। एटम का साइज क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो कोई हम ऐसी बाउंड्री नहीं लिख सकते या कोई ऐसी बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते कि एटम का साइज इतना होना चाहिए। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एटम। लिहाजा ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए मुश्किल है कि हम एटम को मेजर कर सकें, उसका साइज मेजर कर सकें। देयरफॉर द कॉमन मेथड टू डिटरमिन द साइज ऑफ एटम इज अज्यूम दैट एटम आर स्फीयर। तो अपनी आसानी के लिए हम ये तस्वर कर लेते हैं, ये इमेजिन कर लेते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एटम एक स्फीयर है। ये नीचे स्टूडेंट आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, तो ये एटम एक स्फीयर है, गोल है, ठीक है। अगर हम इसको यूं अज्यूम कर लें एटम एक स्फीयर है। व्हेन दे लाइज क्लोज टू ईच अदर दे टच देयर ईच अदर। अगर हम दो एटम को ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, ये दूसरी स्फीयर है, हम दोनों एटम को करीब ले आए कि दोनों बाउंड्रीज, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं, आपस को टच कर दें। तो यहां से स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atom refer to atomic radius। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये एक स्फीयर है तो स्फीयर का इस डॉट से लेकर, ये डॉट उसका सेंट्रल पॉइंट है, डॉट से लेकर एक एटम तक मैं फासला करूं तो ये इसका रेडियस होगा। सिमिलरली ये दूसरा एटम है, इसका सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट लिखा हुआ सेंटर है, तो सेंटर से मैं बाउंड्री तक का कोई डिस्टेंस मेजर करता हूं तो इसका रेडियस है। तो एक एटम का जो रेडियस है, अगर यहाँ एक बाउंड्री तक मैं मेजर करूं, उसको रिप्रेजेंट मैं आर से कर रहा हूं, तो उसका रेडियस है 77 पिकोमीटर। पीएम कहते हैं पिकोमीटर। अगर हम दो एटम मैंने ले लिए हैं, 1 स्फीयर 2 स्फीयर, इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट को मैं आपस में मिला दूं, सेंट्रल पॉइंट से दूसरे एटम के सेंट्रल पॉइंट तक का जो मैं अगर फासला मेजर करूं तो उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो ये अगर एक एटम का रेडियस है आर तो वो 77 पिकोमीटर है, तो दो एटम का रेडियस क्या होगा, 2 एटम्स का 2r हो जाएगा, तो ये 154 पिकोमीटर हो जाएगा। अगर 77 प्लस 77 करें तो 154 पिकोमीटर। तो उसी तरह इसने ये बताया कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये वाला हाफ डिस्टेंस हो गया, क्योंकि फुल डिस्टेंस तो एटम से इस बाउंड्री से फुल डिस्टेंस होगा, लेकिन मैंने हाफ डिस्टेंस लिया है तो वो हमारे पास दो एटम के हाफ डिस्टेंस को हम कहते हैं न्यूक्लियस से फासला, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ना एग्जाम्पल दी है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो उन्होंने एटम ये बनाए हुए हैं ना, ये एटम उन्होंने बनाए हुए हैं कार्बन के, ठीक है, कार्बन के एटम वो उन्होंने बनाए हुए हैं। ये दोनों कार्बन एटम हम लें तो इन इट्स एलिमेंट फॉर्म ऑफ 150 पिकोमीटर। ये दो कार्बन का जो एटम ये हमने डिस्कस किया है, तो इनका जो रेडियस बनता है वो बनता है 154 पिकोमीटर, ठीक है, 154 पिकोमीटर, ये लिखा भी हुआ 154 पिकोमीटर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है इट्स हाफ 77 पिकोमीटर। तो अगर वो मैंने आपको बात बताई कि अगर हम इसका हाफ ले लें तो हाफ एक एटम का जो रेडियस होगा वो 77, और दो एटम को मिला दें, उनके न्यूक्लियस को आपस में मेजर कर लें और डिस्टेंस इसका मेजर करें तो 154 पिकोमीटर होगा। रेडियस ऑफ द कार्बन एटम, ये हमारी इस फिगर में हमने ये शो किया।
अच्छा, अगर अब हम इसको पीरियोडिक टेबल के साथ रिलेट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड होगा, तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल के अंदर, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स के वो इंक्रीज कर जाते हैं, येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ये साथ साथ स्टूडेंट आपने ना गौर से बातें समझनी जानी है, साथ रजिस्टर ले लें और साथ साथ समझते जाएं, क्योंकि ये आपस में काफ़ी रिलेट करते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएं, हम एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के साथ जाएं तो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट इंक्रीज करता है और जो उसका एटम का साइज है वो डिक्रीज करता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, एटम का साइज भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? इट इज बिकॉज व्हेन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जब हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली। उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज या उसके अंदर चार्ज किस वजह से होता है स्टूडेंट? वो चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। बिकॉज एडिशन ऑफ द मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जैसे जैसे एटॉमिक का नंबर बढ़ता जाता है, प्रोटॉन की तादाद जो है न्यूक्लियस के अंदर बढ़ती जाती है और उससे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। बट द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन सेम वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस शेल एक ही है, शेल एक ही है, इलेक्ट्रॉन की तादाद तो नहीं बढ़ रही, और लेकिन हमारे पास प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी एटम को मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन की तादाद को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, प्रोटॉन की तादाद को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखूँ, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, या चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है। अब होगा क्या, ये प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो एटम का साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वही उसने बात बताई है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज करता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ। क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है प्रोटॉन की एडिशन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉन वो सेम रहते हैं, इसलिए सेम रहते हैं क्योंकि शेल तो बढ़ नहीं रहा, शेल नहीं बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे। Therefore, gradually increase effective nuclear charge increase due to addition of the proton. The force pull downward to outermost shell to the nucleus. वही बात आ गई, जो शेल है वो उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्ट होंगे और पुल होगी, उसको प्रोटॉन अपनी तरफ न्यूक्लियस खींचेगा, खींचने की वजह से एटम का साइज कम होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ द पीरियड नंबर 2 डिक्रीज लिथियम 152 पिकोमीटर टू नियॉन 69 पिकोमीटर। अगर ये वाली आप स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखें तो ये वाला आपके पास टेबल जो दिया गया है सेकंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट है और नीचे एटॉमिक रेडियस दिया गया। लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर। अगर बेरिलियम की बात की जाए तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका एटॉमिक रेडियस है 113। अगर देखें तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है 152 से अचानक डिक्रीज कर गया 113 पे। अगर बोरॉन 5 की बात की जाए एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, देखिए लिथियम से 3, 4 और 5 हो गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये रेडियस 133 से 88 हो गया। अब कार्बन 6 को देखें तो कार्बन 6 को देखें तो इसका एटॉमिक रेडियस है 77। इसी तरह नाइट्रोजन को देखें वो 75, ऑक्सीजन को देखें 73, फ्लोरीन को देखें 71, नियॉन को देखें 69। तो एटॉमिक यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो सेकंड पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। ये बात थी पीरियड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखें ये बात थी पीरियड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं कि ग्रुप वाइज क्या बात है, ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप में लिथियम है, फिर सोडियम आ जाता है, फिर पोटाशियम आ जाता है, फिर रुबिडियम आ जाता है, फिर सीजियम आ जाता है। तो इसका एटॉमिक जो रेडियस है वो ज्यादा होता जाता है और साइज जो है वो बढ़ता जाए। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट पीरियड में देखें तो साइज बड़ा था, फिर बड़े से साइज छोटा होता गया, एटम का छोटा होता गया नियॉन तक। अगर हम इसमें देखें लिथियम से सीजियम की तरफ तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन एटम का साइज छोटे से बड़ा होना शुरू हो जाए। तो ये इसका जो है वो ग्रुप वाइज है।
द साइज ऑफ द एटम देयर द रेडियस इंक्रीज टॉप टू द बॉटम। वही बात है, अगर हम ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप से अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएं, ये टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जाएं तो इसका जो है साइज जो है एटम का बढ़ता जाता है और इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता जाता है। क्यों करता जाता है? बिकॉज न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो शेल इंक्रीज करते जाते हैं। शेल इंक्रीज करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं। एडिड अप सक्सेसिव पीरियड विच डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही हमारे पास शेल बढ़ेंगे, शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन की तादाद तो कम होगी, या प्रोटॉन उतने नहीं होंगे, लिहाजा जो है उसकी न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन उसको खींचेगा ही नहीं तो साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे सिर्फ हमने बात की थी ग्रुप 2 की और ग्रुप 1 की, पीरियड 2 और ग्रुप 1। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी बात की जाए ना तो इनका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। हैज द स्लाइट वेरिएशन। अगर हम इसको देखें तो वी कंसीडर देयर सीरीज इन पीरियड। अगर पीरियड में हम इसको देखें, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस। सबसे पहले उसका साइज जो है ना वो थोड़ा कम होता है, एटम कॉन्स्टेंट, एंड देयर द इंक्रीज इन इट वी मूव टू लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में देखें ट्रांजिशन एलिमेंट को तो इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता होता काफी कम होता जाता है। ये स्टूडेंट, अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका क्या ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में। हम इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स हैं वो शील्डिंग इफेक्ट क्या शो करेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ये सारी चीजें आपने याद करनी। तो शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस एटम को देखें तो यहाँ पे ये जो पिंक डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं आपके ऑर्बिट्स के अंदर, और ये वाला दरमियान में आपको न्यूक्लियस दिखाया गया। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इसने ये कहा है कि यहाँ पे पहले शेल में भी देखे इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। तीसरे शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस पहले जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, पहले इसके ऊपर अपना चार्ज लगाएगा और बाकी अपनी फोर्स दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लगाएगा। जब दूसरे पे लगाएगा फिर आगे तीसरे पे जो इलेक्ट्रॉन ये एक बचा, इसके लिए इसकी फोर्स कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स इनकी डिक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियस की, लिहाजा जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है, अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन तक, वो कम होती है। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शील्ड बना ली है, इनर शेल जो अंदर वाले शेल हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शील्ड बनाई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अपनी फोर्स आखिरी शेल पे नहीं लगा पा रहा। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एज अ रिजल्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ लेस न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन दैट एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन्स दैट जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये न्यूक्लियस की वजह से जो चार्ज है, ये अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल स्क्रीन और शील्ड, वही बात आ गई, जो आखिर जो अंदर वाले शेल है ना वो एक शील्ड बना लेंगे, जिससे जो फोर्स है वो आखिरी शेल तक न्यूक्लियस की यहाँ तक नहीं जा सकेगी, जाएगी तो बहुत कम जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अब ये इसकी डेफिनेशन होगी, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जैसे ही एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीज, और एटम की जो है वो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शेल भी बढ़ते जाएंगे।
तो शेल बढ़ने की वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड वाइज इसका क्या ट्रेंड होगा। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। अगर हम पीरियड वाइज बात करें, ग्रुप वाइज बात करें, तो ग्रुप डाउन फर्स्ट से सेकंड तक, मतलब कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ बात करें, डाउन टू ग्रुप की बात करें, तो ये इंक्रीज करता जाता है। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, और सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट, पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? तो ज्यादा इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो होगा ना शील्डिंग इफेक्ट होगा ज्यादा इसके अंदर, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ये देखिए यहाँ पे इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो इस पे इफेक्ट कर नहीं सकता, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। पहले जो शेल्स हैं उसने उनको उसके शील्डिंग इफेक्ट को रोक दिया है, तो लिहाजा यहाँ तक इसका चार्ज नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम में न्यूक्लियस की फोर्स कम जाएगी और पोटाशियम में न्यूक्लियस की फोर्स आखिरी शेल में कम जाएगी और सोडियम में ज्यादा जाएगी। ठीक है, सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज टू द पीरियड। अगर हम पीरियड ग्रुप वाइज बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और अगर हम पीरियड की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। पीरियड में हमेशा आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ग्रुप में हमेशा आप टॉप टू बॉटम आते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड वाइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ, पीरियड वाइज डिक्रीज कर रहा है, ये वाला एरो पीरियड को जाहिर कर रहा है। और अगर हम बात करें ग्रुप वाइज, जी मैं लिख देता हूँ, ग्रुप वाइज जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप वाइज क्या है? इंक्रीज है शील्डिंग इफेक्ट। ये मैंने ग्रुप को जाहिर करने के लिए ये एरो लगाए, ये पीरियड को। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा? तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो अगर आपसे स्टूडेंट पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आपने साथ लिख देनी है। तो अगर आपसे पूछे डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर ट्रेंड ना पूछा जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outer loosely bounded electron from valence shell of isolated gaseous atom is called ionization energy। वो एनर्जी जो, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में से रिमूव करने के लिए हासिल की जाती है या वो रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो कि एटम के आखिरी शेल, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इंक्रीजेस, मीन्स के आपके पास जो एटम है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उस रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर आपके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड को निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह सो ऑन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और थर्ड इस तरह उससे ज्यादा, और फोर्थ इससे ज्यादा। इसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट जो पहला एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो एक इलेक्ट्रॉन पे तो अब नहीं रहेगी, वो जो निकाल दिया उसकी फोर्स जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लग जाएगी, और उसको भी आपने निकाल दिया, एनर्जी ज्यादा लगी, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन की फोर्स लग जाएगी, तो लिहाजा उसको निकालना मुश्किल होता है। ये यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की बात करें, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसके आखिरी शेल में ना, वैलेंस शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 2p6, 3s1।
3s1 का मतलब है कि इसकी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट, सोडियम का एटम हुआ, उसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, और ये वाली एनर्जी डेल एच है आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कितनी चाहिए हमें? 496 किलो जूल पर मोल। तो आपसे बेटा ये एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में आएगा कि सोडियम एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। आपके पास ऑप्शन होंगे तो आपने इस पे टिक कर देना, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। डेफिनेशन में पूछा जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख के साथ ये एग्जांपल लिख देनी है। बट देयर आर मोर वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वही बात मैंने जो आपको बताई कि अगर एक से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी रिमूव वन बाय वन। हम वन बाय वन रिमूव करेंगे, पहले एक एटम को रिमूव करेंगे, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे आखिरी शेल में, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इस तरह एनर्जी बढ़ती जाएगी। सच ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। दूसरे ग्रुप में और तीसरे एंड 3 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में हमारे पास 3 एलिमेंट है, उस 3 एलिमेंट की एनर्जी जो है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके, तो लिहाजा उसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। देयरफॉर देयर विल हैव मोर वन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक से ज्यादा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को IE1 कहते हैं, IE और इधर 1 लिख दें, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सेकंड को IE2, IE3, IE का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में देखें, इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। क्यों भला? इसकी रीजन ये है, इट इज बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस। एटम का साइज कम होता जाता है। जब एटम का साइज स्टूडेंट्स कम होगा, उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएंगे, और न्यूक्लियस की फोर्स उस वैलेंस शेल पे बहुत ज्यादा लगी होगी। तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करने लगेंगे ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, ठीक है। वो उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींचता है, लिहाजा एनर्जी ज्यादा चाहिए। देयरफॉर द एलिमेंट लेफ्ट साइड इन द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम पीरियोडिक टेबल का कंपैरिजन किया जाए तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट है ना, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम वगैरह, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर हम राइट साइड वाले एलिमेंट्स को देखें तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इनका जो साइज है वो कम होता जाता है, तो लिहाजा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे टेबल में आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है। पीरियड नंबर सेकंड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, लिथियम की 520 है, बेरिलियम की देखें 811 है, क्योंकि इनका साइज कम होता जा रहा है। बोरॉन का 801 है, कार्बन की 1086 है, और नाइट्रोजन की 1402 है। इसी तरह हमारे पास अगर हम मूव करते जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। रीजन ये है कि इनका जो साइज है एटम का, फॉर एग्जांपल ये लिथियम का साइज इतना है, फिर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह से कम होने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, लिहाजा इनकी एनर्जी भी कम होगी। पीरियड वाइज बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है पीरियड वाइज। उसी तरह सिमिलरली अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप वाइज बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। पहले लिथियम की 520, सोडियम की 496 अभी हमने पढ़ा, पोटाशियम की है 419, रुबिडियम की 403, सीजियम की 377। एज वी मूव द डाउन टू द डाउन ग्रुप मोर और मोर शेल बिटवीन वैलेंस शेल। आप जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो शेल इंक्रीज करते जाते हैं। शेल इंक्रीज की होने की वजह से उनका जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है स्टूडेंट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से तो न्यूक्लियर का जो इसकी ट्रैक्शन है वो आखिरी शेल तक कम होती है, लिहाजा उसको निकालना बड़ा इजी होता है। एडिशनल चार्ज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। उससे क्या होगा, वी कैन टेक अवे इजीली, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज टू टॉप टू द बॉटम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो डेफिनेशन बेटा यहाँ से है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। आयोनाइजेशन एनर्जी में रिक्वायर्ड होती थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम देखें तो एनर्जी का साइन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका साइन पॉजिटिव में, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसका साइन हमेशा नेगेटिव में होता है। और नेगेटिव वाली जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और पॉजिटिव वाला एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट हमें रिक्वायर्ड है, और एक्सो मतलब हमें हीट रिलीज हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डेफिनेशन डिफाइन इस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आटोमोस्ट शेल। अगर आइसोलेटेड गैसेज एटम, कोई भी गैसेज एटम है, कोई भी एटम है, उसमें आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल फ्लोरीन के स्टूडेंट दिए, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके ऊपर F नेगेटिव चार्ज आया, तो एनर्जी कितनी मिली हमें, -328 किलो जूल पर मोल। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, कितनी उसकी वैल्यू आएगी, तो आपने इस पे टिक कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन आइन। एटम की वो टेंडेंसी, एटम की वो सलाहियत जो इलेक्ट्रॉन को वो हासिल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और एन आइन बना देता है। नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये एन आइन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी है, -328 किलो जूल पर मोल। 1 मोल एटम ऑफ द फ्लोरीन रिलीज, इसका मतलब हम दूसरी तरह लिख सकते हैं कि 1 मोल जो फ्लोरीन एटम है वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 328 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोरीन। ये फ्लोरीन इतनी एनर्जी रिलीज करेगा और क्या बना देगा, फ्लोराइड आइन। ये वाला फ्लोरीन है और जिसके ऊपर चार्ज है ये फ्लोराइड आइन बन गया है, ठीक। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड को देखें पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है विल इंक्रीज लेफ्ट राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट की बात करें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाती है। पहले लिथियम की -60 है, फिर 0 हो गई है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ऐड करने से उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर पीरियड वाइज बात करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। इसकी रीजन भी आप देख लें। द रीजन फॉर दिस इंक्रीज द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज। पीरियड में जो है वो एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है, तो लिहाजा इस वजह से जो है वो इसकी डिक्रीज होने की वजह से जब आप एटम को ऐड करते हैं, ऐड करने से पहले ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और वैसे भी जब चार्ज कम होता है न्यूक्लियस तो उसको पहले ही खींच रहा होता है, तो हम ऐड करते हैं तो फौरन ऐड हो जाता है, लिहाजा इसकी ज्यादा हमारे पास एनर्जी मिलती है। The attraction of the nucleus incoming electron increases. This means that more attraction of electron, more energy will be released. जितनी ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, रिलीज होगी जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। कि अगर आप स्टूडेंट देखें तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी रीजन हम देखें, फॉर इंक्रीज इज द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग है वो जल्दी से ऐड अप हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम ग्रुप की बात करें बेटा तो इन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है टॉप टू बॉटम। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जब हम ग्रुप वाइज बात करते हैं तो हमेशा एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, वैलेंस शेल जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, लिहाजा न्यूक्लियस की जो है वो जो अट्रैक्शन है ना वो एटम पे पुअर हो जाती है, लिहाजा हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। तो अब अगर आप देखें ग्रुप वाइज देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन के देखें तो इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाती है। पहले हमें फ्लोरीन में -328 मिलती है, तो इसमें -349, तो फ्लक्चुएट थोड़ी कर रही, वैसे ये इससे ज़्यादा है। तो बोरोमीन की बात करें तो -25 है। तो इस तरह अगर आप आयोडीन की बात करें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है, 295। ये थोड़ा सा क्लोरीन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, बाकी अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू
डिक्रीज करती जा रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। जब हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हैं पीरियड वाइज इंक्रीज करती है उसकी वैल्यू और ग्रुप वाइज डिक्रीज करती है। जी स्टूडेंट, अगला हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये आपके पास FSc, BSc और MSc तक इसका ट्रेंड पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के ऊपर आप लिख लें इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपसे एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लें इसको कंसेप्चुअल। द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी सलाहियत है, ऐसी एबिलिटी है एटम की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। वो एबिलिटी जो एटम के पास होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ in molecule is called electron affinity. It is important property especially when a covalent type of the bond element under concentration. अगर हमारे पास कोई एलिमेंट में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, तो कोवलेंट टाइप जो बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें, इन ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेम ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, increase in period left to right because the higher shorter distance between nucleus and shorter shared the electron pair। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पीरियड वाइज क्या है, तो इसकी जो पीरियड वाइज ट्रेंड है वो इंक्रीज करता जाता है। अगर पीरियड की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। द एनहांस द पावर ऑफ अट्रैक्शन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 2। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसकी जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.0 है, बेरिलियम की बात करें 1.6 है, बोरॉन की 2.0 है, कार्बन की 2.6 है, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की 4.0। तो ये आपसे MCQs में पूछा जाएगा कि आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है या नाइट्रोजन की क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है। और इसी तरह अगर आप बेटा देखें ग्रुप वाइज इन जनरली डिक्रीज डाउनवर्ड, डिक्रीज करती है डाउनवर्ड की। अगर आप डाउनवर्ड की तरफ बात करें तो इसका साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर इतनी ज़्यादा चार्ज इस पे इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी पूछा जाता है MCQs में कि विच इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लोरीन को आपने टिक कर देना है, उसकी वैल्यू भी आपने याद कर लेनी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0, क्लोरीन की 3.2, बोरोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7। अगर आप देखें तो 4, 3.2, 3, 2.7 मीन्स के टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जा रही है। ये 17 ग्रुप की बात करते हैं, 17 ग्रुप को हलोजन का भी ग्रुप कहा जाता है और 100X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन की अक्सर पूछी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, तो आपने ये याद कर लेनी है। दस द अट्रैक्शन ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकर, द एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ 17 इज रिप्रेजेंटेड देयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इंक्रीज करती है, अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करें ग्रुप वाइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपने ना इसकी वैल्यूज फ्लोरीन की याद कर लेनी, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की याद कर लेनी है, बोरोमीन की याद कर लेनी है और इसी तरह आयोडीन की याद कर लेनी है, ऑक्सीजन की अक्सर पूछे। ये आप जितने टेबल में है ना ये वैल्यूज आपने लाजमी याद करनी। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अगर कोई इस लेक्चर में मिस्टेक हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड।